ये है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस और प्रीलिम्स के बीच में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता एक स्टूडेंट्स के पास। तो ये जो गलत फहमी कहीं ना कहीं बच्चे जो कर रहे हैं कि प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगा, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अगर सिलेबस निकाल के देखें तो मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों पैरेलल जाते हैं। तो प्रेपरेशन जनरली दोनों की साथ में की जाती है। ऐसा नहीं किया जाता कि मैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अलग तरीके से पढूं और मेंस को अलग तरीके से करूं। जनरली दोनों साथ साथ चली जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए टाइम बहुत कम होता है और हमारे पास इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि अगर आप जीपीएससी क्रैक करने का सोच रहे हैं तो आप आपकी जो भी आपकी प्रेपरेशन है उसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ में अलाइन करके चले। कुछ चीजें तो आपको सेम दिखने वाली है, आपको सेम मिलने वाली है, तो आपको उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें जो जो चीज सिर्फ मेन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप पक्का आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद कर सकते हैं। और जो चीजें कॉमन है वो तो आप शुरू से आप अपना जो भी जब भी अपना प्रेपरेशन शुरू करते हैं तब से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, रोहन जी, बहुत बड़ी बात आपने शेयर की, लेकिन कभी कभार मैं ये भी देखता हूँ, जैसे मैंने आगे एक दो पॉइंट के बारे में आपको बात की कि कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग के अंदर ये बात घर कर गई। वैसे ही एक बात है जो मैं देखता हूँ, और मैं हर एक एस्पिरेंट के साथ ये क्वेश्चन करके स्टूडेंट के दिमाग में बैठी हुई इस बात को कहीं ना कहीं मैं हटाना चाहता हूँ। और ये हमारा अनअकैडमी का जो प्रयास है, इस टॉपर की इंटरव्यू की सीरीज से हमारा एक ही प्रयास है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक राइट पॉजिटिविटी आए और राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करना शुरू करें। तो रोहन जी, काफी कबार होता यह है कि स्टूडेंट्स ऐसा मान के बैठते हैं कि भाई जीपीएससी वही स्टूडेंट्स क्रैक कर पाते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या तो यूपीएससी की अटेम्प्ट एक दो बार दे चुके हैं। और होता भी ऐसा है, जैसे भी आपकी भी बात करें, और जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है या पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दोनों एग्जाम्स के लिए कॉमन होता है। तो एस्पिरेंट्स जनरली क्या करते हैं कि जब वो जीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो साथ साथ जीपीएससी, जैसे अगर मैं एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ जीपीएससी की भी तैयारी मेरी साथ साथ हो रही है। तो एस्पिरेंट्स प्रेफर करते हैं कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं मैं सारी एग्जाम्स दे सकता हूँ और मैं वो चीज देता हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल भी सच नहीं है कि आपको यूपीएससी देना पड़ेगा अगर आप जीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज कि उसका सिलेबस सेम है। और एक चीज और है जो हम ट्रेंड को देख सकते हैं कि कुछ सालों से जो स्टेट सिविल सर्विसेज है वो भी अभी थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछने लगी है जैसे यूपीएससी पूछा करती है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, अगर हम जीपीएससी की बात करें, आप उसके पेपर्स को देखें तो वो काफी फैक्चुअल पूछते थे। इवन मेंस में, प्रीलिम्स में तो फैक्ट्स आता ही है बट मेंस में भी वो लोग काफी फैक्चुअली चीजें पूछा करते थे। बट अब धीरे धीरे बात ये आ रही है कि वो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे यूपीएससी करता था वैसा करने लगे हैं। तो एक एस्पिरेंट के लिए इजी हो जाता है जीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी साथ में करने का इंस्टेड ऑफ के अलग अलग करने का। और एक यही रीजन है, इसीलिए आपको काफी सारे क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स यूपीएससी में भी जिन्होंने अटेम्प्ट दिया होगा वो आपको मिलेंगे। राइट रोहन जी, और जैसे ही आपने कहा, और ये बात भी सच है कि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी की एक भी बार अटेम्प्ट ट्राई नहीं की और आज जीपीएससी में बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। तो आपने कौन से लैंग्वेज में एग्जाम दी थी, और उसके साथ साथ आपने गुजराती किस प्रकार से प्रिपरेशन किया, और जो गुजराती बैकग्राउंड से स्टूडेंट है उसके लिए जो इंग्लिश चैलेंज है, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन किस प्रकार से करें? बेसिक से अगर उसे एडवांस तक पहुंचना हो तो इंग्लिश को, चैलेंज को किस प्रकार से पार करें? तो आपने किस प्रकार से किया था? मैंने तो अशोक जी इंग्लिश मीडियम से ही एग्जाम क्रैक की थी क्योंकि मैं एक नॉन गुजराती बैकग्राउंड का हूँ। और मैं ये चैलेंज को समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए गुजराती लैंग्वेज एक चैलेंज था। तो जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं जो गुजराती मीडियम से हैं, आप बिल्कुल भी ये डाउट या ये दिमाग में ये डाउट बिल्कुल ना रखें कि आप ये एग्जाम को शायद आप क्रैक नहीं कर सकते या आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। एक तो जीपीएससी ने बहुत अच्छा ये प्रोविजन अभी डाल दिया है कि आप मेंस में आप चाहे तो आप गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स लिखने के लिए। तो ये प्रोविजन स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए डाला गया है जो एक लैंग्वेज में लिखना प्रेफर नहीं करते। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है जो इस साल से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किया होगा, इस बार से होगा। तो मेरे हिसाब से ये आप उसे पढ़िए। आप कोई भी क्रिएटिव राइटिंग की किताब पढ़ सकते हैं जिसमें आपको फॉर्मेट की जरूरत पड़े। लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, नोटिस का क्या फॉर्मेट होता है,
आप ये सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं, कोई भी किताब में देख सकते हैं इंग्लिश की। और बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, इससे बड़ी टिप और कुछ नहीं हो सकती है। ओके, रोहन जी, बहुत बड़ी टिप्स आपने कहीं ना कहीं स्पिरिट के साथ शेयर किया। और फ्रेंड्स, ये बात अगर आप गोल्डन वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ये चीज़ मैटर करती है। जब तक आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता नहीं है, और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो गलती ये कर लेते हैं कि वीकनेस तो पता है, लेकिन वो वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए जो ज़रूरी एक्शन, वो एक्शन ही कहीं नहीं उठाते। रोहन जी ने बहुत बड़ी बात शेयर की कि भाई मेरे लिए गुजराती चैलेंज थी, तो गुजराती न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ना मैंने शुरू किया। इसी प्रकार आपके लिए इंग्लिश चैलेंज है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ना शुरू कर दे। जैसे जैसे वॉकेब आपकी इंप्रूव होगी, वॉकेब इंप्रूव होने के बाद आपकी रीडिंग इंप्रूव, और रीडिंग इंप्रूव के बाद आप शायद इंग्लिश के अंदर जो आपकी वीकनेस है वो एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। रोहन जी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, और बात को अगर हम इसी दौर पे आगे ले जाएं, तो जैसे हमने शुरुआत में प्रीलिम्स के बारे में बात की, उसके बाद मेंस के बारे में, अब जो फुल एंड फाइनल जो स्टेप है वो इंटरव्यू है। कहीं ना कहीं मार्क्स की अगर कंपैरिजन में देखने जाए तो मार्क्स कम है, लेकिन इंटरव्यू की सफर तक पहुंचे और फिर से वहां से यू टर्न लिए हुए बहुत एस्पिरेंट है। तो इंटरव्यू कितना मैटर करता है, और एक इंटरव्यू का जो खौफ है, कहीं ना कहीं कई बच्चों के दिमाग में जो डर है कि इंटरव्यू इसके अंदर ये होगा ये होगा ये होगा, तो आपने तो इंटरव्यू फेस किया है और बहुत अच्छे से स्कोर इंटरव्यू के अंदर है, तो इंटरव्यू के बारे में आप क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगे, ताकि एक स्टूडेंट्स इंटरव्यू से डरे भी नहीं, और उसका भी इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू तक सर करते हैं, तो उसका भी इंटरव्यू कैसे बेटर किया जा सकता है, तो उसके बारे में आप क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगे? जी, अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में आपका नॉलेज नहीं चेक होता है। ऐसा एक मिथ बना हुआ है कि अ, हमसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसका हमें नॉलेज नहीं होता है, हमारे बैकग्राउंड से लेके हमारे क्या कहते हैं, जिसमें हमने ग्रेजुएशन किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें सवाल पूछे जाते हैं, बट उनका इंटेंशन ये होता है कि वो आपकी पर्सनालिटी को और आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं। वो एक्चुअली में ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको डिसीजन लेना हो, तो आप किस तरीके से उधर रिएक्ट करते हैं। एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, उस चीज को वो लोग चेक करते हैं, जिसे OLQ कहा जाता है। तो इंटरव्यू के लिए जैसे ही अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ मॉक इंटरव्यूज देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मॉक इंटरव्यूज इसीलिए कि आप जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में जाते हैं, जो आपके सामने बोर्ड होता है, आप उनको कैसे एड्रेस करते हैं, आप उनके सवालों का जवाब कैसे देते हैं, आप अपना पोस्चर क्या मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजों का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो मॉक इंटरव्यूज में प्रैक्टिस करने की काफी जरूरत है। उसके साथ साथ जो आपके आसपास, जो आपके सराउंडिंग्स में चल रहा है, बेसिकली आपका जो करंट अफेयर्स जो है, करंट इश्यूज जो चल रहे हैं, उसके बारे में आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज दिखाता है कि जो एस्पिरेंट आया है वो कितना अवेयर है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। और उसके मिस्टर दिनेश दासा जो हमारे GPSC चेयरमैन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपकी हॉबीज पे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि जो एक एस्पिरेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है, वो उसमें कितना डीप जा सकता है। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो सिर्फ मैच देखना ही क्रिकेट में इंटरेस्ट होना नहीं होता है, वो मेरी हॉबी नहीं है। अगर मैं उसके बारे में कितना ज्यादा रिसर्च करता हूँ, मैं कितना ज्यादा जानता हूँ, वो चीज मेरा इंटरेस्ट या मेरा पैशन दिखाएगा क्रिकेट को लेकर। तो इंटरव्यू में भी आपसे वही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें कितना डीप तक गए हो। ठीक है, तो अगर इसको सम अप करें तो मॉक इंटरव्यूज, आपका पैशन, आपका जो हॉबी है वो, आपका ग्रेजुएशन और करंट अफेयर्स, इन चार चीजों का आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू से पहले। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से जाएगा आपका इंटरव्यू। फ्रेंड्स, जैसे रोहन जी ने बात की, और ये एक इंटरव्यू का जो क्वेश्चन का आंसर है, वो आप जितने भी इस सीरीज के अंदर जितने भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट के इंटरव्यू देखेंगे, और इंटरव्यू के अंदर आपको ये कॉमन कहीं ना कहीं सजेशन मिलेगा कि आप कितना ऑनेस्ट है, आप कितना अपने आप को इंटीग्रिटी, मतलब कि विचारवाणी और वर्तन की एक सूत्रता आपकी कितनी, आप क्वेश्चन के आंसर को किस प्रकार से दे रहे, आपका जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है इंटरव्यू के अंदर। और रोहन जी, काफ़ी कबार मैंने ये भी देखा है कि एक बार जो फेलियर मिलती है, उसके बाद जो फेलियर मिलती है, तो 2-3 फेलियर के बाद वो एस्पिरेंट के अंदर जो उत्साह, जोश, जुनून जो रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पहले की तरह नहीं रहता। तो फेलियर के बाद जो फिर से बाउंस बैक करके और जो नए उत्साह के साथ जो
फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको भी यूपीएससी के अंदर फेलियर मिली है, तो वो फेलियर से हट के आपने फिर से जीपीएससी के ऊपर किस प्रकार से फोकस